अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टैलेंट स्कूल ऑफ जोग्राफ़ी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो हम चैप्टर नंबर 1 मैप्स एंड डायग्राम्स का पढ़ रहे थे। हमने लाइन ग्राफ और बार ग्राफ जो है अब हम डिस्कस करेंगे। लाइन ग्राफ और मेथड्स ऑफ शोइंग स्टैटिस्टिकल डाटा वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ से। तो देखते हैं कि हम बार ग्राफ क्या होता है। इन दीज डेज बार ग्राफ इज़ वाइडली यूज इन जोग्राफ़ी। अब हम अगर लाइन ग्राफ की निस्बत बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ जो है वो जोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन दिस ग्राफ वी शो क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ ऑन इक्वल इंटरवल्स। जैसे कि आप पीछे जो है ब्लर पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है बार्स हैं उनकी विड्थ एक जैसी। जैसे इस बार की विड्थ फर्स्ट बार से ली जाए विड्थ से तो इन दोनों की विड्थ एक जैसी है, ठीक है। तो विड्थ इनकी एक होती है और इनका इंटरवल कहते हैं दो चीज़ों के बीच में दरमियानी फासला, दरमियानी वक्फा, और इनका इंटरवल भी एक जैसा ही होता है। जैसे कि हमने आप पिछले लाइन ग्राफ में डिस्कस किया था कि अगर हम स्केल की मदद से जो है इंटरवल्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके फिर हम लाइन ग्राफ बनाते हैं, इसी तरीके से इन सब के इन बार्स के बीच का इंटरवल भी जो वक्फा है, जो डिस्टेंस है, जो फासला है इन सब के बार्स के बीच, वो एक ही जैसा होता है। द हाइट ऑफ द बार्स वेरीज विद क्वान्टिटी। लेकिन अब विड्थ की बात करें सेम होती है, ये बीच वाला इंटरवल, ये जो वाइट पार्ट देख सकते हैं ये सेम होता है, लेकिन इनकी हाइट डिफरेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम लगाते हैं, उनके मार्क करते हैं वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। जब हम वर्टिकल लाइन पे उनको मार्क करते हैं तो उसकी वजह से इनकी हाइट जो है उसमें डिफरेंस आता रहता है। कोई बड़ी होगी बार, कोई छोटी होगी, कोई उससे बड़ी होगी, कोई उससे छोटी होगी। इस वजह से क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटीज़ वाई एक्सिस पे होती हैं तो वाई एक्सिस का मार्क भी अपने पॉइंट्स के मुताबिक ही लगेगा, इसलिए उनकी क्वांटिटी में जो है, इनकी हाइट में जो है वो डिफरेंस आता है। बार्स कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। बार्स जो हैं इनको जैसे ये वर्टिकली ड्रॉ की गई हैं, ये देखें ये बार नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनको वर्टिकली भी ड्रॉ किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि अगर आप देखें ये बार नीचे से ऊपर जा रही है, जैसे कि लाइन ग्राफ में होता है कि उसमें हमने लाइन जो वर्टिकल जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं उनको लाजमी वाई एक्सिस पे रखना होता है। इस पे आप में थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ पे क्या वेरिएबल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी रख सकते हैं, तो आपका बार जो है, आपकी जो बार्स हैं ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएंगी। फिर वो ऐसे ही कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, वो इस तरीके से बनेंगी। For example, population of big cities of Pakistan, length of canals, marks of students in well subject, imports and exports of a country, areas and production etc. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी मदद से इनका जो ग्राफ है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। We can also shade and color the bars। हम इनमें कलर भी कर सकते हैं, अगर जैसे ब्लू कलर हुआ है कोई और कलर भी कर सकते हैं। आप जस्ट आउटलाइन भी लाइन की ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपने मोटी बार ड्रॉ करनी है। ये बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे बार ग्राफ में एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी का परसेंटेज का ये ग्राफ है। इसमें अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान की, ये ग्राफ आपकी बुक में भी है। जैसे कि 2000 से 2001, ये 2001 से 2002, ये चीज़ें जो हैं हमने एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लेस कर दी, और ये जो क्वांटिटीज़ वेरिएबल जो चेंज हो रही थी उनको हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है उसको मार्क कर दिया। अब अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 से 2001 की जो प्रोडक्शन थी वो 2.0 थी, तो उसको आपने 2.0 पे मार्क किया, ऐसे डॉट लगा के फिर उसका बार ड्रॉ कर दिया। 2000 से 2002 की 1 से 2 की जो थी वो 3.1 थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3.1 का ग्राफ है, ये इसकी जो बार है ये 3.0 की लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरीके से आपने देखना है कि आपके पास वैल्यू होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज ऑफ 2001 टिल 2002 वॉज 3.1%। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ईयर देखना है 2001 और 2002 आपके पास दिया गया होगा बुक में या जहाँ से आपने डाटा लिया है। आपने उस ईयर को इधर ईयर से जो है उसको मार्क कर देना है, इधर में लाना है। फिर आपने उसकी देखनी है कि वैल्यू 3.1 दी हुई थी, क्या वैल्यू दी गई। आपने यहाँ पर देखना है कि 2.0, 3.0, 4.0 इन सब में 3.1 कहाँ प्लेस हो सकता है।
होता है। फिर आपको पता चला कि 3.0 के बाद 3.1 आता है, तो उसके बाद आपने 3.0 के बाद 3.1 आपको पता चला कि इनके बीच प्लेस होगा, आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसी तरीके से मूव ऑन करते हुए आपने सारी क्वांटिटीज़ ऐसे, जैसे कि अगर आप देखें कि ये 5.6 का है, आपने देखा कि 2005 से 6 की जो परसेंटेज आ रही थी वो 5.6 थी। अब आपको पता है कि 5.0 और 6.0 के बीच में कहीं 5.6 फॉल करता है, तो वहाँ पे आपने उसको जो है मार्क कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बार ग्राफ को है जो है बनाया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास लाइन ग्राफ में होती तो उसके जस्ट जैसे कि ये अभी आप देख सकती हैं ये रेड पॉइंटर मूव कर रहा है, उसकी लाइन 0 से स्टार्ट होती, क्योंकि बार लाइन ग्राफ में लाइन या 0 से स्टार्ट होती है या 0 पे अगर कोई वैल्यू होती तो फॉर एग्जांपल 1 होता, ठीक है, तो 1 से जो है स्टार्ट हो रही होती आपकी वो चीज़। अभी कुछ नहीं था तो 0 से स्टार्ट होती, पहले 2.1 पे आपने देखना था पे रेड पॉइंटर मूव कर रहे हैं ना, वहाँ वैसे वैसे आपकी लाइन मूव कर रही थी। 2.0 पे जाती है, 3.1 पे, 4.7 पे, 7.5 पे, 9.0 से वहाँ से 5.6 पे नीचे आती, फिर ऊपर जाती 3.7 पे, 1.7, 3.1, 3.0, 3.7, यहाँ पे सीधी हो जाती लाइन, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है और यहाँ पे आपने जाके लाइन ख़त्म कर देनी थी, ठीक है। जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई आपकी लाइन, 2 तक गई, फिर 3 तक गई, 4.7, 7, ये सीधी नहीं है क्योंकि ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। 6.0, 3.7, 1.7, 3.1, 3.0, 3.7, फिर ये सीधी हो जाएगी, फिर 4.1, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन है, लेकिन आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी आपको मिलेगी। बार ग्राफ के अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले बार ग्राफ के जो मेरिट्स होते हैं उनमें ये बात आती है कि द टोटल क्वांटिटी, इसके फ़ायदे, द टोटल क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम कैन बी शोन ऑन द बार ग्राफ। टोटल क्वांटिटी आप शो कर सकते हैं, ये टोटल क्वांटिटी आप लाइन ग्राफ में नहीं शो कर सकते थे। वी कैन आल्सो कंपेयर, ये सारी चीज़ें अभी आपको अगर नहीं समझ आ रही हैं, आप अपनी किसी भी चैप्टर, आपका जो चैप्टर है उसके अंदर से आप जो है या कोई भी चीज़ सर्च करें, आप अपनी तरफ से अपने आप को कोई जो है क्वांटिटीज़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आप अपना एक सब्जेक्ट लें, अपने सब्जेक्ट्स लें और उनके स्कोर्स लिखें। आपने अपना एक जो आपके अभी कोई भी रिसेंटली मंथली टेस्ट, सेमेस्टर्स जो है एग्ज़ाम्स कुछ भी हुआ हो, उसके आपने सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको प्लेस करना है आपने वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में सॉरी, और जो आपके उनकी परसेंटेजेस हैं उनकी एक एवरेज निकाल के कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी परसेंटेजेस फॉल कर रही हैं 70 से 100 के बीच, तो आपने 70 से 100 के बीच वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको वाई एक्सिस में प्लेस करके ना आपने अपनी परसेंटेजेस जो हैं फिर देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मैथ्स है, मैथ्स में आपकी परसेंटेज आ रही है 80%, तो आपने देखना है कि यहाँ पे 80% कहाँ पे फॉल कर रहा है, आपने वहाँ पे मार्क करके ऐसे जब आप बनाएंगे तब खुद आपको आइडिया होगा कि कैसे करेंगे। अदरवाइज समझने के साथ साथ आप जब प्रैक्टिस पे करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। तो अगर कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आ रही है, आप अपना ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर कहीं गलती आ रही है आप उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको साथ में प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। फिर ये आपको समझ आ सकता है कि टोटल क्वांटिटी कहाँ पे शो की जा सकती है, कहाँ पे शो नहीं की जा सकती। वी कैन ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम आइटम। द बेस्ट फीचर ऑफ दिस ग्राफ इज़ दैट वी कैन ईजिली शो क्वांटिटीज़ ऑन दिस ग्राफ। वो इस वजह से क्योंकि इसकी बार मोटी होती है और इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस की हमारे पास जगह रिलैक्सेशन होती है। डीमेरिट्स ऑफ बार ग्राफ, अगर हम उसके जो हैं डिसएडवांटेजेस जो हैं डिस्कस करें तो टू शो मोर देन वन आइटम और क्वांटिटी वी हैव टू ड्रॉ मल्टीपल बार्स और कंपाउंड बार, ठीक है। जैसे कि एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में अगर आपने क्वांटिटीज़ को शो करना है तो जैसे आपके पास लाइन ग्राफ था, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि आपने 2 पाकिस्तान के सिटीज़ कराची और लाहौर की अगर आपने बात करनी है ना, तो उसमें आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बार ग्राफ के ऊपर। लेकिन अगर आप बार्स तो नहीं 4-5 ड्रॉ कर सकते। आप अगर एक कलर की बार्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी की बार्स को वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए फिर आपको कलर और चूज़ करना पड़ेगा, उन्हीं बार्स के ऊपर लगाएंगे तो फिर वो तो एक जो है एक भरता सा बन जाएगा, उसकी तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये किस चीज़ की क्वांटिटी कहाँ पे जाके जो है हम पॉइंट आउट करिए। इसलिए ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि इसमें हम एक चीज़ की क्वांटिटी के बारे में तो डिस्कस काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा के ऊपर नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल टू शो वैल्यू ऑफ ओनली वन आइटम ऑन दिस ग्राफ। सिर्फ एक आइटम के बारे में आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ की।
Sometimes geographical data is displayed in the form of circles. This is called पाई ग्राफ। जैसे कि बहुत कॉमन ग्राफ है पाई ग्राफ, बहुत जगहों पे आपने देखा भी होगा। जब एक सर्कल बना दिया जाता है उसके अंदर आप कोई भी डाटा जो है शो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होता है पाई ग्राफ। ठीक है, जैसे कि जो पाई बनती भी है खाने वाली, उसकी शेप भी सर्कल की शेप में होती है, इसी वजह से हम इसको पाई कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पाई ग्राफ होता कैसा है। पाई ग्राफ में 360 एंगल्स ली जाती हैं। जो ये पूरा सर्कल होता है ना, सर्कल जब आप देखते हैं तो वो टोटल 360 एंगल्स का होता है। ये आप मैथ्स में भी अपना स्टडी करेंगे कि एक सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं। तो इसी वजह से जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो उसमें 360 एंगल्स होती हैं। ऑफ सर्कल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सम टाइम ज्योग्राफिकल डाटा डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। इसी तरीके से जो 360 एंगल्स होते हैं सर्कल्स के, उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उनके अंदर जो है ज्योग्राफिकल डाटा जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वो कैसे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। दिस इज सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। इसके अंदर पाई ग्राफ की जैसे पिछले दोनों ग्राफ थे, उसके अंदर आप जो है परसेंटेजेस ले सकते हैं, एवरेज एनालिसिस ले सकते हैं, उसमें क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सारी क्वांटिटीज़ इकट्ठी करके उनके ऊपर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। उस फार्मूला की हेल्प से आप जो है नेक्स्ट अपनी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको पाई ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? These सेक्टर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स। फिर पहले फॉर सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर फार्मूला लगता है। सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि बार ग्राफ होता है, उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं लेकिन सेम कलर की होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पाई ग्राफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हर सेगमेंट आपने डिवाइड कर दिया कि बड़ा कोई छोटा, उनके कलर डिफरेंट होते हैं। अगर एक ही कलर होगा तो फिर तो उनमें और बाकी में कोई डिफरेंस नहीं ना हम शो कर सकते। फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल्स इज़ एज़ फॉलो। एंगल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये आपके पास होता है। कैसे? गिवन क्वांटिटी आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने भी बताया आपका कि आप अपने जो है क्लास में किसी भी रिज़ल्ट कार्ड की जो आप परसेंटेजेस निकाल के अपना एक खुद का ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसमें क्या होगा, आपके पास गिवन क्वान्टिटीज़ कितनी होंगी आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैथ्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? मैथ्स में 80% आपकी निकल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 80 मार्क्स हैं, तो गिवन क्वान्टिटी आपके पास होगी कि जैसे हम ऑब्टेन नंबर सीखते हैं ना, वो ऊपर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, टोटल मैथ्स के मार्क्स कितने थे 100। इनको आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। ठीक है, तो वो जो वैल्यू निकलेगी फिर हमने उसको पाई ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कैसे? ये देखें, जैसे कि फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल, जैसे गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, जैसे ये फार्मूला में दिया हुआ है आपके पास कि 40 मल्टीप्लाई बाय 360, ये दो क्वांटिटीज़ थी आपके पास। जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी पहले आपने उसको लिखना है यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे 360 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये खास सिर्फ उसको वो बार के ऊपर ले आएंगे। आपने इसे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स में देखते हैं कि जिस चीज़ के नीचे कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके नीचे 1 होता है। तो 1 था यहाँ पे, तो आपके पास कैसी थी ये क्वांटिटी आ रही है? आपके पास ऐसे आ रही थी कि 40 डिवाइडेड बाय 200, टोटल क्वांटिटी 200 थी, उसमें से ऑब्टेन्ड आपके पास 40 थी। ये मल्टीप्लाई हो रही थी 360 से। उन्होंने क्या किया कि 360 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। डिनोमिनेटर में हमने मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जस्ट उन्होंने इन दोनों की बार एक करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 360 हो गया। उन्होंने इनके बार एक कर दी, तो नीचे क्या हुआ, 200 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर है आपका स्टिल 200 आया। और 40 मल्टीप्लाई बाय 360 जो आंसर आया वो उन्होंने वैसे उसको ऊपर लिख दिया। इसका आंसर अभी वो बाद में कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई थी उसको डिवाइडेड बाय 200 किया, तो आपका आंसर है 72%। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना ड्रॉ करना है मैप। इसको देख के परेशान नहीं होना। ये किस तरीके से किया, ये फार्मूला मैंने आपको ऊपर यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे ताकि स्टूडेंट्स और उनके ग्रेड थे 40% में उन्होंने शो किया कि A+ हो रहा है, 50 में A हो रहा है, 60 में B, 10 में C, 40 में D शो हो रहा है। इस तरीके से कुछ कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं, A में 40 फॉल कर रहे हैं, जो A+ है उसमें 40, A में 50 आ रहे हैं, D में 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टोटल 200 आपके स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वान्टिटी को निकालने के लिए उनकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे देखें 40 को उन्होंने डिवाइड किया 200 से मल्टीप्लाई बाय 360 किया, तो आंसर है 72%। तो उन्होंने इस
इसको सेगमेंट को डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ डी। कैसे आपने डी रखना है अपने स्केल जो आपका, जैसे कि आप बार ग्राफ और पाई ग्राफ में स्केल की हेल्प से सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है जिसको आप डी भी बोलते हैं, ज्योमेट्री में होता है, उसकी हेल्प से आपने करना है। आपने सेंटर में रखना है उसको इस तरीके से, जैसे ये डी रखा है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल और ये जो सर्कल ये जा रहा है, ये डी रखा है उन्होंने। इसकी मदद से उन्होंने ये 70 और ये 72 पे मार्क करके उसको सेंटर से उसके मिला दिया, ठीक है। उसके सेंटर से जब उन्होंने इसको मिलाया तो क्या हुआ कि आपको जो है 70 में डिवाइड हो गया आके, 72 में जो है आपका आके ये सेगमेंट डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है अपना सारा मार्क करना शुरू कर देना है कि ये 72 में इधर से इधर जा रहा है, 90 नेक्स्ट आपने 50 को डिवाइड बाय किया, 8 से 50 में आपने देखा कि कितने थे, उसको डिवाइडेड बाय 200 किया, तो आपके पास क्या जो परसेंटेज आई फिर आपने उसको जो क्या कर देना है इधर 90 में जाके ऐसे ड्रॉ कर देना। इस तरीके से बनता है ये पाई ग्राफ हमारा, ठीक है। अब आपको ये सारी बात समझ आ गई है। अब इसको आपने खुद एक दफ़ा ड्रॉ करके देखना है ताकि जो है इसमें फ़र्दर जो भी कन्फ्यूजन है आपकी वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आर मोस्ट सूटेबल फॉर शोइंग परसेंटेज वैल्यूज़ एंड टोटल क्वांटिटीज़। जैसे कि लाइन ग्राफ में हमने देखा था हम परसेंटेज वैल्यूज़ को शो नहीं कर सकते थे, पाई ग्राफ बेस्ट तरीका है उनको शो करने का। पाई ग्राफ कवर लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू लाइन ग्राफ एंड लाइन एंड बार ग्राफ। लाइन और बार ग्राफ है उनकी निस्बत अगर हम पाई ग्राफ देखें तो ये कम स्पेस लेता है। इट प्रेजेंट्स बेटर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़। इट शोज़ द एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ इन अ बेटर वे विच इज़ नॉट पॉसिबल लाइन एंड बार ग्राफ। डिफरेंट कंट्रीज़ को आपने शो करना है तो आप उसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही पाई में, ठीक है। पाई ग्राफ इज़ रेफर टू शो प्रोडक्शन ऑफ पावर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। इन चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो पाई ग्राफ की मदद से शो करें तो वो ज़्यादा अच्छी शो की जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ। पाई ग्राफ इज़ सुटेबल टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज, एरियाज and production. It is not suitable to show weather data, distribution of temperature, rainfall and wind pressure. सेम जो इसका मसला वही है जो लाइन ग्राफ में हमारा प्रॉब्लम था, डीमेरिट्स थे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस एंड डिवीजन ऑफ सर्कल्स इनटू सेक्टर इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली आपकी कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई तो वो आपकी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है, उसमें आपकी क्वान्टिटीज़ में डिफरेंस आ सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका सर्कल ही पूरा नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो है इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कवर करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे जो भी चीज़ें आ रही होंगी एक्सरसाइज में उसको हम कवर करेंगे। वो देखने के लिए स्टे ट्यून विद अस। और कोई भी बात हो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा हो आपने ज़रूर मेरे से पूछने में आपको जो है बिल्कुल उसका सोल्यूशन बताऊँगी, लाजमी बताऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।